नेक्स्ट पार्ट। सब सोने जा चुके थे। वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी परांदे को उलट पुलट करके देख रही थी। सोनिया ने काफी सख्त बांधा था, गिरा खुल ही नहीं रही थी। बिल आखिर परांदा छोड़कर इसने पेशानी पे झूलते टीके को खींचने के लिए छुआ ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने टीका छोड़ा और फिर हैरत से दरवाजे को देखती इस तक आई। अम्मा अब्बा तो सोने चले गए थे। फिर इसने दरवाजा खोला, सामने जहान खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं रही थी? वो कदरे झिझक कर बोला। स्याह ट्राउजर के ऊपर आधी आसीन वाली सफेद टी शर्ट पहने वो तुर्की वाला जहान लग रहा था। नहीं, तुम बताओ खैरियत? हाँ, अभी मैं लॉन्च में बैठा था तो फुरकान मामू की बेटी आई थी। इरम? इसने जरा हैरत से सवालिया अब्रो उठाई। हाँ वही। तुम्हारा फोन और पर्स मेज पे रखा था। इसने फोन उठाकर मुझसे कहा कि इसे एक कॉल करनी है, अभी 5 मिनट में फोन ला देगी। मगर अब उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। अब 20 मिनट होने को आए हैं मगर वो वापस नहीं आई। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। ओफ, तुमने इसे मेरा फोन क्यों ले जाने दिया? जवाबन जहान ने बेचारगी से शाने उचकाए। इसने मुझसे इजाजत नहीं मांगी थी और मैं इसे कैसे रोक सकता था? मुझे तो फुरकान मामू की फैमिली से वैसे ही बहुत डर लगता है। क्यों? वो चौंकी। क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोला तो वो बेख्तियार हंसी और ये तुर्की से आने के बाद पहली दफा था जब वो यूं पूरे दिल से हंसी भी। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल हमें भी आता है। तुम इधर ही ठहरो, मैं जरा इरम से फोन लेकर आऊं। आज तो वैसे ही इरम की तरफ से इसके बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो मुस्कुराकर कहता सोफे पे बैठ गया और वो बाहर चली आई। ताया फुरकान के लॉन्च में सभी मौजूद थे सिवाय इरम और सोनिया के। ताया अब्बा बहुत पुरमिलान अंदाज से नफी में सर हिलाते कुछ कह रहे थे। शायद आज वाले वाकये का तस्करा जब हया को आते देखा। आओ आओ बेटा। उन्होंने मुस्कुराकर अपने साथ सोफे पे बैठने का इशारा किया और फिर सोनिया को आवाज दी। सोनिया, हया की चाय भी ले आना। जी अच्छा अब्बा, सोनिया ने जवाबन किचन से आवाज लगाई। नहीं ताया, मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस अब सोने ही जा रही थी। वो बेतकल्लुफी सी कहती ताया अब्बा के सामने सोफे पे आ बैठी। इनकी घरेलू सियासतें और वक्ती तंदो तिखी बातें एक तरफ, ताया इससे प्यार भी बहुत करते थे और आज महविश की बदतमीजी पे जहां वो दुखी थे वहां इन्हें हया की कदर भी आई थी। अब्बा सो गए तुम्हारे? जी कब के। मैं बस जरा इरम से फोन लेने आई थी। फोन? क्यों? ताया अब्बा बुरी तरह चौंके। साइमा ताई भी ठटक कर इसे देखने लगे। इरम को कोई कॉल करनी थी तो वो मेरा फोन लेकर गई थी, मगर अभी मुझे अपनी फ्रेंड को मैसेज करना है तो सोचा फोन ले लूं। वो बहुत सादगी से कह रही थी। ताया के चेहरे का रंग फौरन ही बदल गया। नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। इरम, इरम, उन्होंने बुलंद आवाज में पुकारा। जी अब्बा। वो दुपट्टा संभालती भागती हुई आई मगर हया को बैठे देखकर इसका रंग एकदम फक हुआ। हया का फोन इसे वापस दो। ताया ने इसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए बड़े जब्त से कहा। जी वो फिजा को मैसेज करना था तो वो हकला गई। ताया इतनी 16 बार निगाहों से इसे देख रहे थे कि वो रुकी नहीं, उल्टे कदमों वापस मुड़ी और चंद ही लम्हों बाद फोन लाकर हया को थमाया और साथ ही यकीना तोज निगाह इस पे डाली। गोया कच्चा चबाना चाहती और जवाबन सादगी से मुस्कुरा दी। थैंक यू, मैं चलती हूँ, आप लोग चाय एंजॉय करें। वो फोन लेकर वहां से उठाई और जानती थी कि अब चाय उन्होंने खाक एंजॉय करनी थी। वापस लॉन्च में आते ही उसने मोबाइल का लॉक चेक किया। मैसेज और कॉल लॉग बिल्कुल क्लियर था, सारा क्लियर, रिकॉर्ड क्लियर था। इरम की बच्ची। इसे इरम पे बेतहा से गुस्सा आया। कॉल रिकॉर्ड में मौजूद तमाम नंबर इसके पास महफूज ही थे। अलबत्ता जब वो तुर्क फोन रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी बेओकदर जाने से कबल तो इसी पाकिस्तानी मोबाइल पे अब्दुर्रहमान पाशा का फोन आया था। इसका नंबर इसने महफूज नहीं किया था, वो बस कॉल लॉग में पड़ा रह गया था। अब वो मिट गया था। चलो खैर, इसने कौन सा कभी से ARP को कॉल करनी थी। जहां सोफे पे उसी तरह बैठा था इसे आता देखकर उठ खड़ा हुआ। कैसे मिला? मिर्चों के इस्तेमाल से। इसकी निगाह हया के हाथ में पकड़े मोबाइल पर थी। नहीं, जहां शक्कर के इस्तेमाल से बात बन जाए हम वहां मिर्चें जाया नहीं करते। वैसे पाकिस्तान के लोग दिल के बहुत ही अच्छे हैं। एक कजन बगैर पूछे फोन उठा लेती है, एक बहुत इज्जत से बगैर खाना खिलाए घर से निकालती है और एक खाना भी नहीं पूछती। ओ खुदाया, इसने बेख्तियार माथे को छुआ। तुमने खाना नहीं खाया?
कहाँ खाता, वहां तो अभी लगा ही नहीं था और यहाँ घर की दोनों खवातीन ने पूछा ही नहीं। वो इस बात की मुकम्मल होने से कबल ही भागकर जल्दी से किचन की तरफ आई और फ्रिज खोला। आज वहाँ खाना तो कुछ बनाया ही नहीं था। हमारे यहाँ रात का सालन अगले दिन कोई नहीं खाता। ठहरो, मैं अंडे बना। खोला तो अंदर 2 ही अंडे थे। इसे बेपनाह शर्मिंदगी हुई। इन 2 अंडों से तो कुछ नहीं बनेगा, इसने खफत से कहते हुए फ्रिज का दरवाजा बंद किया। जहान ने जैसे इस पर अफसोस करते हुए सर नफी में हिलाया। तुम्हें शायद भूल गया है कि तुम इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ में से एक से बात कर रही हो। आराम से बैठ जाओ इधर कुर्सी पे, मैं खुद बना लूंगा सब कुछ। इसने अपना सिल्वर स्मार्टफोन मेज पे रखा और आगे बढ़कर फ्रिज, फ्रीजर, कैबिनेट्स, हर चीज खोल कर अला बला बाहर निकालने लगा। फ्रोजन कीमा, पास्ते का पैकेट, जमे मटरों का लिफाफा, सॉसेस, सब्जियों के खाने से चंद सब्जियां चुन ली। वो तमाम चीजें काउंटर पर जमा करता जा रहा था। तुम इस वक्त पास्ता बनाओगे? वो मुतजब सी हो कुर्सी पर बैठी इसे देख रही थी। वो अभी तक अपने सख्त फ्रॉक परांदे और टीके समेत बैठी थी और इसे कपड़े तब्दील करना बिल्कुल भूल गया था। हाँ, और मुझे कुकिंग के दरमियान टोकना मत, मैं बहुत बुरा मनाता हूँ। मुस्कुराते हुए वो सब्जियां धो रहा था। और तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक है। इसने खुद ही अपना माथा छुआ था। वो कल की निस्बत कदरे ठंडा था। वैसे मुझे हैरत जाहिद मामू और इनके बेटे पे है। इस लड़की ने इतनी बदतमीजी की और उन्होंने इसे कुछ भी नहीं कहा। वो वाक़ियतन हैरत से कहता सब्जियां कटिंग बोर्ड पर रखकर खटाखट काट रहा था। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। इसकी एक दिन की बाद रुखसती है, शायद वो इसका दिल बुरा नहीं करना चाहते होंगे, इसने शानिज कहा। मगर इसने बहुत मिसबिहेव किया। वो अफसोस से कहता पानी उबलने के लिए रख रहा था। दूसरी जानिब उसने फ्राइंग पैन में जरा सा तेल गर्म होने रख दिया। असल में इसके फियांसी ने किसी कैनेडियन रियलिटी शो में एक $1.5 मिलियन जीता। इसी पे इसका दिमाग 7वें आसमान पे है और वो जमीन पर बगैर दिमाग के घूम रही है। वो टेक लगाए टांग पे टांग रखे बैठी बता रही थी, कैनेडियन शो में $1.5 मिलियन, बहुत अच्छी कवर स्टोरी है। इसने जरा सा हंसकर सर झटका। साथ ही वो फ्राइंग पैन में फ्राई होती सब्जियों को बजाय कफगीर से हिलाने के फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़े दाएं बाएं तो कभी ऊपर नीचे हिला रहा था। सब्जियां चंद इंच ऊपर को उठती और फिर वापस पैन में आ गिरती। क्या मतलब? इसने नासमझी से इसे देखा। अगर किसी पाकिस्तान ने कैनेडियन शो में इतनी खतीर रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगह आ चुका होता। मुझे तो वो लड़का शक्ल से ही क्रिमिनल लग रहा था। ताजा आई ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कवर बनाया है और क्या। अच्छा, इसे ताज्जुब हुआ। इसे नहज पे तो इसने सोचा ही नहीं था। अलबत्ता क्रिमिनल से इसे कुछ याद आया था। जहां तुम्हारे रेस्टोरेंट पर जो हमला हुआ था उसका कुछ पता चला? नहीं। वो गर्दन तिरछी किए सॉस की बोतल पैन में उंडेल रहा था। हालांकि मेरी इस्तांबुल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एक दुश्मनी तो खैर अब इसकी बन चुकी थी, मगर वो तो खुद भी इससे वाकिफ नहीं था। तो तुम कहते थे कि इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। खैर अब इतने भी बुरे हालात नहीं और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती है। वो चूल्हे के सामने खड़ा इसकी तरफ पुश किए पैन में कीमा भून रहा था। कीमे और शिमला मिर्च की भीनी भीनी इश्तहा अंगेज महक सारे किचन में फैलने लगी। इसकी कम गश्ता भूख एकदम से जाग उठी। तुम्हें पाकिस्तान आकर कैसे लगा जहान? वो थोड़ी देर मुट्ठी रखे इसे देखती सादगी से पूछने लगी। ये यहाँ आने के बाद इनकी पहली बाकायदा गुफ्तगू थी। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। मगर फुरकान मामू की बातें, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिश्तेदार इतनी तीखी बातें भी कर लेते होंगे। इसने जैसे झुरझुरी लेकर सर झटका। आज वो सारा दिन ताया फुरकान की कंपनी में रहा था तो रद्द अमल फित्री था। वो इतने तीखे नहीं है और बहुत प्यार करने वाले। हम लोगों से बस इनके अपने नजरियात हैं जो इतने सख्त हैं कि अगर कोई इन पे पूरा ना उतरे तो वो इसकी ग्रेडिंग बहुत नीचे कर देते हैं। बचावर। वो अब उबली पास्ता के पतीले में कीमा और सॉस उंडेल रहा था। फिर इनको अच्छी तरह मिक्स करके इसने इसे दम पे रख दिया और सिंक की टूंटी खोलकर हाथ धोने लगा। वो समझी अब वो इसके पास आकर बैठेगा, मगर वो हाथ धोकर अब सारा फैलावा समेटने लगा। झूठे बर्तन, सब्जियों के छिलके खाली शॉपर में जल्दी से उठी। मैं कर देती हूँ, प्लीज तुम बैठी रहो। जितनी फुअर तुम हो मैं जानता हूँ। अगर तुमने मेरी मदद करवाई तो 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि मैं अकेला करूंगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, खुद ही करो।
वो कदरे खफगी से कहती दोबारा बैठ गई और वाकई इसने 2-3 मिनट में हर चीज अपनी जगह पे रखी। चंद एक बर्तन जो पकाने के दौरान मैले हुए थे वो धुलकर स्टैंड पर लग गया और सेक चमका दिया। वो बंदा कमाल का था। तुम कब से रेस्टोरेंट चला रहे हो? अब तो बहुत अरसा हो गया। अच्छा, मैं बर्तन लगाता हूँ, तुम सुलेमान मामू को बुला लाओ, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। अरे हाँ। वो माथे पे हाथ मारती उठी, फिर निगाह इसके सिल्वर स्मार्टफोन पे पड़ी जो मेज पे रखा था। तुम्हें पता है डीजे को तुम्हारा फोन बहुत पसंद था। वो हमेशा कहती थी जहान से कहना जब अपना ये 1-2 लाख का फोन फेंकना तो सबान जी के बाहर ही फेंकना। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली तो वो हंस दिया। खरीदा नहीं था, गिफ्ट मिला था, स्पेशल गिफ्ट। वो मुस्कुराकर जैसे कुछ याद करके बोला। किसने दिया था? समवन स्पेशल। अच्छा जाओ अभी मामू को बुला ला। वो टाल गया तो वो शाने उचकाती वहां से चली गई। अब्बा का दरवाजा बजाकर वहीं से बुलाकर वो वापस लॉन्च में आई तो वहां मेज पर प्लेट्स और ग्लास रख रहा था। वो बड़े सोफे पे बैठी और रिमोट उठाकर टीवी चला दिया। जिस वक्त अब्बा जरा हैरान से बाहर आए, जहान पास्ते की डिश उठाए किचन से निकल रहा था और वो मजे से अपने कामदार जोड़े में टांग पर टांग रखे बैठी चैनल बदल रही थी। अब्बा इनको देखकर जल्दी से उठी और जहान के हाथ से ट्रे ले ली। सॉरी मामू, हमने आपको उठा दिया, आपने खाना नहीं खाया था सो। अधूरा छोड़कर इसने इनकी तरफ प्लेट बढ़ाई। थैंक यू। अब्बा ने कदरे ना समझी से खाने को देखा और फिर हया को कि ये तुमने बनाया है? नहीं जहान ने। वो मुस्कुराहट दबा गई। वैसे मामू ये इटालियन रेसिपी नहीं है, जरा देसी स्टाइल में बनाया है जैसे मम्मी बनाती हैं। आपको पास्ते में कीमा पसंद है ना? मम्मी ने बताया था मुझे। सुलेमान साहब चौंक कर इसे देखने लगे। इसको दिल तोड़ने का फन आता था तो टूटे दिलों को दोबारा जोड़ने का और जीतने का फन भी इसे खूब आता था। वो अपनी जगह बैठी रह गई। इसे अब एहसास हुआ था कि वो रफ और टफ सा बंदा तो भूखा भी सो जाता, मगर रात के 1 बजे अगर इसने इतना एहतमाम किया था तो सिर्फ और सिर्फ अब्बा के लिए। इसे याद था कि अब्बा ने खाना नहीं खाया और इसे शायद एहसास हो गया था कि इससे जरा खींचे से रहते हैं। और हया को खुद अब याद आया था कि कीमे वाला पास्ता अब्बा का पसंदीदा था। वो जानती थी कि इस अमल से जहां ने अपने और अब्बा के दरमियान हायल बर्फ को पिघलाने की कोशिश की थी। पास्ता बहुत मजे का था, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। सुलेमान साहब ने तारीफ नहीं की, मगर इनके चेहरे से जाहिर था कि इन्हें अपना यूं ख्याल किया जाना अच्छा लगा था। वो खुद भी बहुत शौक से खा रही थी। डीजे के बाद ये पहला खाना था जो इसने दिल से खाया था। कोनिया में 2 लड़कियों का अगवा। टीवी स्क्रीन पे बीबीसी चल रही थी और जो खबर न्यूज कास्टर ने पढ़ी इसमें इन तीनों ने चौंक कर सर उठाया। कोनिया तुर्की का शहर था, जलालुद्दीन रूमी का शहर। जहां ने बिजली की तेजी से रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। क्या कहा इसने? कोनिया? अब्बा जो हाथ रोककर स्क्रीन को देखने लगे, चैनल तब्दील होने पर उलझकर जहान को देखा। वो सादगी से मुस्कुरा दिया। नहीं कोनिया नहीं, इसने कहा था कीनिया। और लेना। वो रिमोट एक तरफ रखकर इन्हें फिर से सर्व करने लगा। अब्बा ने जरा तजब्जुब से सर हिलाया, गोया वो अपनी समाज के धोखा देने पे उलझे हुए थे। हया ने जहान को देखा और जहान ने इसे। फिर दोनों ज़ेरेला मुस्कुरा दिया। अभी वो अब्बा के सामने तुर्की का इमेज सबोताज होता नहीं देख सकते थे। नेक्स्ट पार्ट। बारात के लिए वो मैरिज हॉल के जाने रवाना दवा थे। अब्बा ड्राइव कर रहे थे और आज वो खामोश नहीं थे, बल्कि फ्रंट सीट पे बैठे जहान को सड़क के इतराफ में गुजरती जगहों के बारे में मुख्तसर फिक्रों में आगाही दे रहे थे। वो भी जवाबन कोई मुख्तसर से जवाब दे देता था। वो आज भी उतना ही कमगो था जितना 2 रोज कबल, मगर बर्फ की दीवार पिघल गई थी। वो पिछली नशिस्त पे बैठी लाताल्लुकी से बाहर देख रही थी। इसे डीजे के बगैर यूं इन खुशी की तकारीब में शिरकत करना सख्त बुरा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर एहसास जुर्म का शिकार थी। अभी इसे पिछले दिन ही कितने हुए थे, मगर मजबूर थी। जाना तो था। वो आज भी खासा तैयार नहीं हुई थी। काजल और नेचुरल लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं किया था। बाल यूं ही खुले छोड़ दिए, ज्वेलरी भी नहीं पहनी। जरूरत भी नहीं थी कि इसकी लंबी टखनों से बालिश भर ऊंची कमीज के गले पे काफी काम था। वो शिफॉन की कमीज थी और इसका रंग आलू बुखारे के छिलके का सा था। कमीज का गला गर्दन तक बंद था और गर्दन से लेकर 2 बालिश नीचे तक स्याह और आलू बुखारे के रंग के छोटे बड़े हर साइज के
नग लगे हुए थे। इनकी झिलमिलाहट बहुत खूबसूरत थी। नीचे हम रंग सिल्क का पजामा था और आस्तीन कलाइयों तक आती थी, चूड़ीदार थी, लेकिन आज भी इसे कल की तरह अपने लिबास की खूबसूरती से कतन कोई दिलचस्पी ना थी। मैरिज हॉल के बाहर बारात अभी अभी उतरी थी। दाखिली दरवाजे से पे खासा रश था। सजी संवरी जेवरात, कीमती मलबूसात और खुशबुओं में रची बसी लड़कियां और खवातीन गाड़ियों से निकल रही थी। अपने बाल और मेकअप ठीक करती दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। रजा और जाहिर चचा वहां खड़े खुश अखलाकी से मुस्कुराते मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। इसे पता था कि मैरिज की कल वाली बात को आज भुलाकर सब शादी में शिरकत करेंगे, और वाकई ऐसा ही हुआ। कार रुकने पर इसने दरवाजा खोला और बारीक हील बाहर पथरीली जमीन पर रखी। बेख्तियार से अपनी टूटी हुई सुर्ख हील याद आ गई। सर झटक कर वो बाहर निकली और पर्स संभालते हुए दरवाजा बंद किया। अब्बा जहान और अम्मा एक साथ मैरिज हॉल के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे, और वो भी वहीं चली जाती अगर जो इसके पांव में वो पत्थर आकर ना लगता। आउच! इसने करा कर पैर हटाया। वो बजरी का छोटा सा टुकड़ा था। इसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। वो मुखालिफ सिंध से आया था, जहां पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी, और किसी ने बहुत ताकत से मारा था। इन गुजरते 3-4 माह में इसे इतना अंदाजा तो हो गया था कि इसके साथ इत्तफाकात नहीं होते थे। इसने मतलाशी निगाहों से इस सिम देखा और ठहर सी गई। पार्किंग के पीछे इसे एक ह्योला सा निकला, इसकी जानिब बढ़ने लगा। चंद लम्हे तो वो अपनी जगह से हिल न सकी। रात की तारीकी में पार्किंग एरिया को ऊंचे पोल्स की जर्द बत्तियों से मध्यम सी रोशनी बख्श रखी थी। इस रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था या दे रही थी। भड़कता हुआ नीला जर्द दुपट्टा हम रंग जोड़े के ऊपर पहने। वो दुपट्टे का पल्लू चेहरे पे जरा सा डाले इसे दांतों से यूं पकड़े हुए था कि दूर से इस पे किसी औरत का गुमान होता था। चेहरे को सफेद पेंट किए, गहरे आई मेकअप, सुर्ख चौंच सी लिपस्टिक और सुनहरे बालों की विग लगाए वो इसकी तरफ चलता आ रहा था। वो इसे एक नजर में पहचान गई। पिंकी। इसने हरासा निगाहों से गर्दन मोड़कर दूर हॉल की तरफ देखा। अब्बा की इस जानिब पूछती वो वापस मुड़ी, तब तक वो करीब आ चुका था। कैसी हो बाजी जी? वो मुस्कुराया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने सरासिंगी से इसे देखते हुए अपने पर्स पर गिरफ्त मजबूत कर ली, गोया जरा भी वो आगे बढ़ा तो वो भाग उठेगी। आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं मुझे। याद है जी? वो मुस्कुराकर बोला। अच्छी तरह याद है, और भूली तो तुम्हारी माँ और बहन भी नहीं होंगी। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई हूँ। माय फुट। मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली। इतने बावकार ओहदे पे फायज होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डॉली का पैगाम देने आई थी, मगर कैसा पैगाम? वो इस रुखाई से बोली। डॉली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है, पता नहीं कितने दिन जी पाएगी। क्या हुआ? वो जरा चौंकी। खुद चल कर देख लीजिए, आइए मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफा तो इससे मिल लें, इसने कुछ बताना है आपको। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे ARP की माँ से मिल गई है। तल्खी से कहते हुए इसने फिर से पलट कर देखा। बारात के मेहमान अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। कोई इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। हो सकता है ऐसा कुछ हो जो इसकी माँ को भी ना पता हो। क्या? वो चौंकी, फिर बगौर पिंकी को देखा। इसके ऊंचे कदम के सिवा कोई चीज इस रोज जिना सुपर की शॉप से मिलने वाले इस स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, इसका चेहरा तो स्लेट की तरह चिट्टा था। ऐसी झिल्ली जिसने सब नक्श छुपा दिए हों। खुदाया, अपने चेहरे बदल लेते थे, मगर आंखें, वो चौंकी, आंखें वही थी, वही ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखें। अब आई शेडोज की चमकीली तह के बावजूद इन्हें पहचान गई थी। इस बात का जवाब तो बस डॉली के पास है जी, और इसने मुझे यही आपको बताने को कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो, वरना मेरी जूती को भी शौक नहीं है कि आप जैसी बदजुबान खातून के मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए इसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले। इसमें एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। यह डॉली ने भेजा है। इसे इसी तरीके से खोलिएगा जो इस पे लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे।
हया ने इसके बड़े हुए हाथों में पकड़े इस डब्बे को देखा। इसकी किलाई पे वही कांटे का सुर्ख भूरा सा निशान था। ये क्या है? इसने अचंभे से सर उठाकर पिंकी को देखा। वो कहाँ खड़ी है इसे लम्हे भर को भूल गया था। ये एक पहेली से खुलेगा, मगर ये पहेली सिर्फ आप ही बूझ सकती हैं और आप बूझ लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिया तो वो चीज आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुराते हुए डब्बा इसके सामने किया। इसने ना चाहते हुए भी इसे थाम लिया। अच्छा बाजी, रब रखा। वो वही ख्वाजा सिराम वाला लहजा बनाकर बोलता, सलाम झाड़कर दुपट्टा मुंह पे डालते पलट गया। इसने जल्दी से डब्बा पर्स में रखा और पेशानी पे नमोदार हुए पसीने टिश्यू से थपथपाकर साफ किया। खुद को कंपोज करती हुई हॉल की जानिब बढ़ गई। बारात का फंक्शन वैसा ही था जैसा किसी भी शानदार शादी का होना चाहिए। बकाए नूर बिना हॉल, बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिजाइनर सूट और ज्वेलरी, महविश की ननियाली कजन के ग्रुप डांसेस और पुरतकल्लुफ तमाम की इश्तहा अंगेज खुशबू जो अभी खुला नहीं था। आज भी मर्द और खवातीन इकट्ठे थे, मगर यूं कि आधे हॉल में मर्द और बाकी आधे की मेजों पर खवातीन बड़ा जमान थी, ताकि एक हद तक अलहदगी रहे। इनकी फैमिली की किसी भी लड़की ने रक्स में हिस्सा नहीं लिया, मगर महविश की कजन हर तरफ छाई रही। वो आज भी एक अलग थलग कोने वाली मेज पर बैठी रही। इसका दिल स्टेज पर जाके मूवी बनवाने का कतल नहीं चाह रहा था। इस शरीफों के मुजरे ने इसे ऐसा एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था कि वो किसी भी दूसरे के कैमरे या मोबाइल में तस्वीर खिंचवाने से एहतियात बरत रही थी। ये मूवीज और तस्वीर कहाँ नहीं घूमती होंगी। इसने झुरझुरी लेकर सर झटका। इतने बड़े हॉल में कोई भी इसकी जानिब मुतवज्जा ना था। वो वैसे भी इस मेज पर अकेली बैठी थी। इसने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर मेज पर रखे पर्स से वो डब्बा निकाला और फानूस की चकाचौंध रोशनी में उलट पुलट करके देखा। वो एक हाथ जितना लंबा और 5 इंच मोटा मुस्तईल डब्बा था। डब्बा ना बहुत भारी था ना बहुत हल्का। वो गहरी भूरी लकड़ी का बना था और इसके ढक्कन के अलहदा होने की जगह पे 6 खाने बने थे, जिसके अंदर ए लिखा नजर आ रहा था। इसने एक ए पे उंगली रख के नीचे को रगड़ा तो ए नीचे चला गया और बी सामने आ गया। वो इसे नीचे करती गई। इन 6 खानों में पूरी अंग्रेजी के हुरूफ तहज्जी लिखे थे, जिसे अमूमन ब्रीफ केस पे ऐसी स्ट्रैप्स लगी हुई होती थी जो 3 जीरो से पे खुल जाती थी। वैसे ही इस बॉक्स को खोलने के लिए कोई 6 हुर्फी लफ्ज सामने लाना थे। पिंकी ने कहा था कि इसे खोलने का तरीका इस डब्बे पे लिखा हुआ है। इसने डब्बे को उलट पुलट करके देखा और लहजा भर को ठटकी। इसे ढक्कन के ऊपरी सतह पर कुछ खुदा हुआ नजर आया। वो चेहरा डब्बे पे झुकाए आंखें सुकेड़कर पढ़ने लगी। वो बहुत बारीक अंग्रेजी में लिखा एक फिक्रा था। इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफा नहीं उतर सकता। इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। इसने उलझन भरे अंदाज में वो फिक्रा दोहराया। क्या यही वो पहेली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया था? मगर ये पहेली तो नहीं लगती। इसमें तो कोई सवाल ना था, बस एक सादा सा फिक्रा था। अस्सलाम वालेकुम। आवाज पे इसने करंट खाकर गर्दन उठाई और साथ ही गोद में रखे डब्बे पे दुपट्टा डाला। सामने शैला खड़ी थी। स्याह अबाए के ऊपर सब स्कॉफ का निकाब उंगलियों से थामे वो अपने अजली नरम अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, वालेकुम अस्सलाम शैला भाभी, कैसी हैं आप? आयम बैठे। वो जरा संभल कर उठी और जल्दी से डब्बा पर्स में डालकर इनसे गले मिली। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, मुझे इल्म नहीं था कि तुम आई हुई हो। वो रसान से कहती वापस साथ वाली कुर्सी पर बैठी। फिर अभी फातिमा फुप्पो ने तुम्हारी फ्रेंड का बताया। रियली सॉरी फॉर दैट। डीजे के जिक्र पे इसके सीने में एक होक सी उठी और फिर से वो अफसरदा हो गई। पता नहीं शैला भाभी, अल्लाह ताला की क्या मर्जी थी। मेरी एक ही दोस्त थी तुर्की में और वो मेरी तमाम दोस्तों से बढ़कर हो गई थी। बहुत दुआ की मैंने इसके लिए, मगर कोई दुआ कबूल नहीं हुई। ना चाहते हुए भी वो शिकवा लबों पे ले आए। अल्लाह तुम्हें सब्र देगा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। शैला ने हया का हाथ नरमी से दबाया। सबीन आंटी का बेटा भी आया है? जी वो इधर है। इसने निगाहों का जाविया मोड़ा तो शैला ने ताक्कुब में देखा। स्टेज के करीब वो सुलेमान साहब के साथ खड़ा था। वो स्याह डिनर सूट में मलबूस की मकनातीसी शख्सियत बहुत शानदार लग रही थी।
सुलेमान साहब इसके शाने पे हाथ रखे किसी से इसका तारुफ करवा रहे थे और वो धीमे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। आज वो इसके साथ इतने मुतमईन और मसरूर लग रहे थे गोया रोहेल वापस आ गया हो। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, थैंक्स। वो लम्हे भर को जित गई। शैला भाभी, एक बात कहूँ, आपकी सास ने आपको की इतनी खूबसूरत बरी बनाई थी और आज भी आपने इन्हीं में से कोई सूट पहना होगा। इस तरफ तो औरतें हैं, आपका बाया, मेरा मतलब है आपके कपड़े तो नजर ही नहीं आ रहे। वो रुक रुक कर हिचकिचाते हुए बोली। दावर भाई की मेहंदी पे भी इसने बहुत खनकदार लहजे में शैला को निकाब उतारने के लिए कहा था, मगर इसने आज इसकी आवाज में वो खनक मफकूद थी। जवाबन शैला बहुत थकन से मुस्कुराई थी। क्या फर्क पड़ता है यार, इतने मर्दों को अपने कपड़े दिखाकर मुझे क्या मिल जाएगा, तो निकाब ही उतार दें। इसका लहजा बहुत कमजोर था, इसने निकाब ढीला भी नहीं किया। हया ने फिर नहीं कहा, इससे कहा ही नहीं गया। वो तो खुद से नहीं चाहती थी कि शैला निकाब उतारे, वो तो बस इसका जवाब सुनना चाह रही थी। इसे शरीफों के मुजरे का वो मंजर अच्छी तरह से याद है, जब सुनहरी और चांदी की महव रक्स परियों के पीछे कुर्सी पर तिरछी होकर बैठी किसी आंटी से बात करती शैला नजर आई थी, मगर निकाब में होने के बायस इसे कोई पहचान नहीं सकता था। सो इसके हिस्से में वो बदनामी नहीं आई जो इन दोनों के नसीब में आई। मगर आज वो इतनी पसमर्दगी और थकान से क्यों मुस्कुराई थी, यूं जैसे इसका दिल अंदर से जख्मी हो। वो दुख, वो धड़कन, वो जख्मी निगाहें। इसे किसी ने पुकार लिया तो वो उठकर चली गई, मगर हया की निगाहें काफी दूर तक इसका ताक़ुब करती रहीं। पिछली दफा इसे शहला को अबाया में देखकर अजीब कोफ भरा एहसास हुआ था, मगर आज उसे ऐसा नहीं हुआ था। वो इसकी अनदुख भरी आंखों में अटक कर रह गई। शहला को क्या गम था, इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई, इतना हैंडसम शौहर, अमीर कबीर, माँ बाप का इकलौता बेटा, फिर इसे क्या दुख था। वो फिर सारा फंक्शन यही सोचती गई। नेक्स्ट बात। आधी रात गए अपने कमरे में बैठे वो फिर से इस डब्बे को उलट पुलट करके देखने लगी, जहां डॉली, पिंकी, अहमद, पाशा, मगर अंग्रेजी में ये सारे नाम 5 हुर्फी थे, छठा हुर्फ नहीं मिलता था। वो बार बार इस सतर को पढ़ते गए, मगर कोई हल नजर नहीं आता था। मगर वो कौन सा शख्स था जिसके पास ऐसे हर मेहनत तलब मसले का हल था। वो डब्बा लिए भाग कर बाहर आई। जहान किचन में खड़ा काउंटर पर ग्लास रखे जमीन की बोतल में उसको अंडेल रहा था। इसके सामने आई और बॉक्स इसके सामने रखा। यह मुझे किसी ने दिया है और मुझे इसका पासवर्ड मालूम नहीं, इसे खोल दो। वो आवाज पे चौंका, फिर बोतल रखकर डब्बा उठाया। ये क्या है? वो जरा चंबे से इसे पलट कर देखने लगा। जो भी है तुम इसे किसी तरह खोल दो। खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो ढक्कन और डब्बे की बंद दराज में उंगली फेरकर कुछ महसूस कर रहा था। तुम मुझे एक बड़ा छुरा और एक हथौड़ा ला दो। ओफो, तोड़ना नहीं है इसे, बल्कि तुम रहने ही दो। इसने खफगी से डब्बा इसके हाथ से वापस ले लिया। क्या हुआ? मैं खोल दूं? खोल तो रहा हूं, 1 मिनट मुझे देखने तो दो, मैं खुद कर लूंगी, तुम रहने दो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पता नहीं वो किस बात पे इससे खफा थी। वो झुंझुलाकर बोली, फिर सोच लो, मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था इन्हें तुम्हें दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राजी करने, मगर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो शाने उचकाकर पानी पीने लगा। सच? इसने बेयकीनी से पलकें झुकाई। तुम इन्हें मना सकते हो? मैं एक अच्छा शेफ और अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई मी। वो ग्लास रखकर जरा सा मुस्कुराया। अब्बा एक दफा अड़ जाएं तो कभी फैसला नहीं बदलते, तुम इन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरे मफाद में कतन नहीं है, क्योंकि अब तुम हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने जाने के लिए मुझे ही ख्वार करोगी, मगर मुझे लगा तुम जाना चाहती हो। सो मैं मामू से बात करने ही जा रहा हूँ, वो मान जाएंगे। बर वक्त कोनिया को कीनिया ना बनाता तो शायद वो कभी ना मानते। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज बम धमाके होते हैं, और पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है भी या नहीं। वो जरा जल भुन कर बोली। वो बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अगला 1 घंटा वो किचन में कुर्सी पर बैठी जहान का इंतजार करती रही। बिलाखिर जब वो अब्बा के कमरे से निकला तो वो तेजी से उठी। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, हम कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा मुस्कुराकर बोला, मगर इस शर्त पे कि फिलहाल तो तुम
हमारे साथ रहोगे और बाद में जब तुम्हारी स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो जाएगी तो बेशक चली जाना। सच। वो बेयकीनी और खुशगवार हैरत से घिरी इसे देख रही थी। एक तमानियत भरा एहसास इसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेने लगा। अलबत्ता एक बात वो जानती थी, इस्तांबुल डीजे के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। नेक्स्ट पार्ट। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा जो बिस्तर के दूसरे किनारे पे बैठी इसे देख रही थी। इन दोनों के दरमियान हारिस आंखें मूंदे सो रहा था। इसका दायां हाथ हाशिम के हाथ में था। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो जी भरकर कोफ्त का शिकारी। तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह अब झुंझुलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए। मैं तुम्हें एक सीधा साधा सा हल बता रही हूँ और इस सारे मसले का। तुम रोज के 24 घंटे भी काम करोगे तो इस रकम के आधे लीराज भी इकट्ठे नहीं होंगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में वो खफा होकर बोली, अब्दुर्रहमान मुझे जान से मार देगा। वो इसकी लड़की है। और अब्दुर्रहमान को बताएगा कौन? वो तो महीना भर पहले ही इंडिया चला गया था। तुमने खुद भी मुझे बताया था। वो चमक कर बोली। नीम रोशन कमरे में सब्ज बल्ब की मध्यम रोशनी इसके चेहरे को अजीब सा तासुर दे रही थी। वो इंडिया गया है, मरा नहीं है जो इसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझे जान से मार देगा सलमा। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो और हारिस को मरने के लिए छोड़ दो। गुस्से से कहती उठकर 4 चादरें तय करने लगी। सलमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब के वो कदरे तजब्जुब से बोला। तो तुम कर क्या सकते हो? और किया ही क्या है तुमने हारिस के लिए? मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है। इसने सोते हुए हारिस पर एक नजर डाली। मगर वो भी किसी की बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी थी। मुझे इस डरबे में लाकर पल पर मारने से पहले तुमने सोचा? वो चादर का गोला बनाकर एक तरफ फेंकती जारहाना अंदाज में इसकी तरफ आई। तुम मर्द हो। तुम मर्द होकर क्यों डरते हो? तुम अब्दुर्रहमान पाशा को नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो इसका जिम्मेदार अब्दुर्रहमान पाशा है। और अगर वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे देता तो हम कभी ये करने का ना सोचते। कोई कमी तो नहीं है इसको पैसे की, फिर भी इसने हाथ रोक रखा है। अब या तो तुम इसका ख्याल कर लो या अपने बेटे का। फैसला तुम्हारा है। सलमा के नकूश मध्यम रोशनी में बिगड़े बिगड़े दिखाई दे रहे थे। उस वक्त यूं तेज तेज बोलती वो मैकबथ की चौथी जादूगरनी लग रही थी। हाशिम मुतजब्जुब से ऐसे देखने गया। वो जो कह रही थी वो इतना मुश्किल तो ना था, मगर नेक्स्ट बार।